हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जीएसटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के एडवांटेज की। तो देखिए जीएसटी जो है जब सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको जब मर्ज करके जीएसटी लाया गया तो उसके बहुत सारे बेनिफिट थे। क्योंकि वो जीएसटी इस पर्पज़ से लाया गया कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं हमारी कंट्री में, इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट, जो कोई भी है, सभी को फ़ायदा मिले। चाहे वो सिटीज़न हो, मतलब बीइंग एन कंज्यूमर आप सब हो, गवर्नमेंट को या फिर इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जीएसटी से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, हमारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, और बीइंग एन कस्टमर उनको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, पहले हम इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कस्टमर को मिलने वाले बेनिफिट्स देखेंगे कि जीएसटी की वजह से क्या फ़ायदे हुए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, ये एक इसका बेनिफिट है। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या-क्या फ़ायदे हैं वो वहाँ पे हम देखेंगे। और ईज़ी टैक्स कंप्लायंस है, जीएसटी की वजह से जितनी भी टैक्स कंप्लायंस का प्रोसीजर है वो बहुत ईज़ी हो गया। तो हम यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी का बेनिफिट क्या है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, कैसे जीएसटी इकोनॉमी को बेनिफिट पहुँचा रहा है। तो पहली बात हो गई कि जीएसटी की वजह से जो है एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हो पाया है। यूनिफाइड नेशनल मार्केट का मतलब हो गया एक इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, है ना। तो जीएसटी की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई, क्योंकि जीएसटी का मेन पर्पज़ क्या था कि एक सिंगल टैक्स हो, सिंगल टैक्स सिंगल मार्केट ना। तो वो कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो उनका मतलब ये था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट के रूल्स थे, अलग अलग टैक्सेस थे, अलग अलग रेट एप्लीकेबल थे। तो इस वजह से जो जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी ट्रांज़ैक्शंस हो रहे थे, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे थे, सब में अलग-अलग लॉज़ इम्पोज़ होते थे और उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो नेशन तो एक है इंडिया, लेकिन आपको अलग-अलग स्टेट में अगर आप ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको अलग-अलग लॉ फ़ॉलो करने पड़ते थे। तो इसी वजह से ये हुआ कि नहीं, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा टैक्स स्ट्रक्चर को यूनिफ़ॉर्म किया कि सबको हटाओ, जीएसटी को सिर्फ़ रखो, और हर स्टेट में ये चीज़ चलेगी कि भई ये जीएसटी है और इसके लिए ये लॉ है। तो ये क्या हो जाएगा कि पूरे जो नेशन है आपका वो एक जैसा होगा। मतलब आप किसी भी स्टेट में वर्क करेंगे, किसी पूरे नेशन की किसी भी जगह पे आप वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, कोई भी मार्केट आप चूज़ करते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए एक रूल होगा। तो वही मेन पर्पज़ क्या था कि जीएसटी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हमारा जो पूरा नेशनल मार्केट है वो यूनिफाइड हो पाया, इंटीग्रेटेड हो पाया, और जो भी इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स आ रही थी उन सब चीज़ को इन्होंने डिग्रेड किया। इसके अलावा इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिली या क्या बेनिफिट मिला? तो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, उसको बहुत बूस्ट मिला है। कैसे मिलता है कि देखिए, मेक इन इंडिया का मेन मतलब था, मोटिव क्या था गवर्नमेंट का, कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ना। ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आए, बिज़नेसेस यहाँ पे स्टार्ट हुए ना, इनिशिएटिव्स लिए जाए, स्टार्टअप हो यहाँ पे। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव उनका मेन पर्पज़ यही था। तो जीएसटी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। क्यों? क्योंकि अगर बीइंग एन स्टार्टअप, अगर आप सोच रहे हैं और आपको ये पता हो कि आपको ये टैक्स कवर करना है, ये कंप्लायंस करना है, ये लॉ पे इम्पोज़ हो जाएँगे, ये होगा, आपको बहुत सारी टैक्सेस दिखने लग जाएँगे, तो आप वैसे ही डर जाओगे कि कहाँ से कैसे काम करना है। तो उन्होंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जीएसटी को लाके, कि आपके लिए कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो आपके लिए ईज़ी हो सके। अगर आप ईज़िली ये सब चीज़ें कर पाएँगे, तो आपको पता होगा कि नहीं, यही टैक्स है, ये देखना है, बस मुझे इसके हिसाब से अपना काम करना है। तो आपके पास बहुत सारा टैक्स लॉ नहीं रहेगा, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा इस किसी चीज़ में उलझेगा नहीं, मतलब इन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं उलझेगा, तो और आप अपने बिज़नेस जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप उसको ईज़िली कर सकेंगे। तो बेसिकली मोटिव कैसा था कि अगर आप जीएसटी के साथ रहेंगे, तो आपके लिए मैन्युफैक्चर करना ईज़ी हो पाएगा। आपको बहुत तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, बहुत तरह के टैक्स लॉ को फ़ॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या हो गया, मैन्युफैक्चर ईज़ी होगा, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना ईज़ी हो जाएगा। जब आपके लिए ये ईज़ी हो जाएगा, तो आप इसमें आएँगे, है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी, क्योंकि आपको टैक्सेस कम देने पड़ रहे हैं। जब कॉस्ट कम पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव दिखेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा प्रोडक्ट पे। कि ऑब्वियसली ये है ना कि दूसरे मार्केट में उसकी ज़्यादा प्राइसेज़ है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो उनकी प्राइसेज़ ज़्यादा होंगी। आपके यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, तो आप प्राइसेज़ भी प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपकी कम पड़ेगी। तो इस फेज़ में क्या होगा कि बा इंटरनेशनल मार्केट में ये दिखेगा कि हाँ भाई, यहाँ से प्रोडक्ट को मँगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर टू अदर कॉस्ट कम है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, है ना?
तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिला जीएसटी की वजह से, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और वो ईजी हो सका। उस पर टैक्स रेट का जो भी लग रहा था वो भी ईजी हुआ, टैक्स कंप्लायंस ईजी हुआ, सब चीज़ें ईजी हुई, जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अचीव कर सके। इसके अलावा इकोनॉमी को क्या फ़ायदा मिला? इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिला। कैसे? जीएसटी की वजह से ये सब होगा। कैसे? क्योंकि देखिए जीएसटी में क्या हुआ, बहुत सारे जो डिफरेंट टैक्सेस लग रहे थे वो सब्स्यूम्ड कर दिए गए, मेजर टैक्सेस को सब्स्यूम किया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। जब बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज किया गया तो इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है तो आपको कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है। अब कंपटीटिव एडवांटेज आपको इंटरनेशनल मार्केट में अगर मिलेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, आप पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगी, है ना। एक्सपोर्ट करने में आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर डिमांड आएगी, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है बाहर से, तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और जब ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट मिला जीएसटी की वजह से। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस को ख़त्म किया गया, मर्ज किया गया और एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम को रखा गया, एक टैक्स रखा गया, जिससे हर चीज़ क्या हुई, ईजी हो सकी, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो करेगी जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, है ना। जब एम्प्लॉयमेंट वगैरह इंक्रीज करेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो बस बट ऑब्वियस सी बात है कि जीडीपी भी इंक्रीज करेगी। जब जीडीपी इंक्रीज करेगी तो इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी। तो जीएसटी की वजह से एक वन नेशन वन टैक्स वाली बात जो हुई, एक इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट पॉसिबल हो सका। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे लाइक मेक इन इंडिया, उसको बूस्ट मिला, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुए, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे किसको मिले, इकोनॉमी को मिले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को, जो बिजनेसमैन थे, जो कॉमर्स में इन्वॉल्व थे, है ना, उनको क्या बेनिफिट्स मिला। तो वो बेनिफिट क्या है, ट्रेड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला? तो पहली बात तो कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थी ना, वो रिड्यूस हो गई। बहुत तरह के टैक्स लॉस चल रहे थे, बहुत तरह के टैक्स लॉस को आपको पढ़ना पड़ रहा था, उसके हिसाब से उनकी वर्किंग कंडीशन की रूलिंग के हिसाब से आपको अपनी वर्किंग कंडीशन मेंटेन करनी पड़ रही थी, है ना। उनके सारे लॉज आप पे इम्पोज हो रहे थे, तो आपको उसी हिसाब से उसके अंडर में रह के आपको काम करना पड़ता, वरना अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग टैक्स लॉज होने की वजह से अलग अलग पेनाल्टीज और अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ में आप फंसे रहते थे। तो ये क्या हुआ कि जो बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए, वो रिड्यूस हो गए और आपके सामने एक टैक्स आया। तो इससे आपका जो बिजनेस करना हुआ वो इजी हो सका, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, है ना। नेक्स्ट क्या हो गया, जो आपके जीएसटी की वजह से, जीएसटी में जो प्रोसीजर है उसमें क्या हुआ कि आपको हर स्टेज पे सेटअप का प्रोसेस मिल रहा था, जिसे हम कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप आईटीसी कर रहे थे, आप आईटीसी अवेल कर रहे थे, जो भी आपका सप्लाई चेन है उसमें आपको हर एक जगह पे आपको ये प्रोसेस मिल रहा था, आपको सेटअप करना पॉसिबल था हर स्टेज पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट था, मतलब टैक्स ऑन टैक्स जैसा जो चीज़ें थी वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जीएसटी की वजह से जो कास्केडिंग का इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हुआ, तो बट ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो गई, आपको टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ रहा, आप आईटीसी क्लेम कर पा रहे हैं, तो आपके लिए काम करना ईज़ी हो पाया, है ना। तो जब काम करना ईज़ी हो पाया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, बिज़नेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट होंगी, तो कहीं न कहीं जो कास्केडिंग इफ़ेक्ट था उसको इन्होंने रिड्यूस किया। इसके अलावा क्या हुआ, यूनिफाइड मार्केट हुआ, तो बिजनेसमैन के लिए, ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के लिए पूरा नेशन मार्केट बन गया कि वो कब किसी भी स्टेट में जाके कहीं पे भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स रेट में क्या थी, यूनिफ़ॉर्मिटी थी। अब आपको अलग-अलग टैक्स लॉज़ के हिसाब से अलग-अलग टैक्स रेट नहीं लग रहे थे। अब जैसे सपोज़ करिए वैट ही था, तो एक ही गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर आपके स्टेट में उसका रेट अलग है, दूसरे स्टेट में उसका रेट अलग है, तीसरे स्टेट में उसका अलग रेट है। और अब आपको अगर अलग-अलग स्टेट में अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो आपको हर स्टेट के हिसाब से उस पे टैक्सेशन देना पड़ता। एक ही गुड्स पे अलग-अलग जगह की वजह से अलग-अलग टैक्स रेट देना पड़ता। तो आपके लिए ये होता है ना कि आप जब ये चीज़ करने जाते हैं, तो बट ऑब्वियसली अब
सेल करने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई हाँ, कहाँ का रेट कम है, उस हिसाब से हम उस स्टेट में सेल करेंगे। अभी क्या हो गया, यूनिफ़ॉर्म टैक्स रेट है, एक ही टैक्स रेट है, आपको पता है कि इस ये गुड्स इसी रेट से चार्ज होगा। अब आप पूरे नेशन में कहीं किसी भी जगह, किसी भी स्टेट में आप सेल करिए, आपको पता है कि रेट यही लगना है। तो आपके पास बैरियर नहीं लगा कि नहीं अब मैं इस स्टेट में नहीं सेल कर सकता, वहाँ पे नहीं कर सकता, वहाँ का कंप्लायंस अलग है, वहाँ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं या रेट ज़्यादा है। आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आपको पता है पूरे नेशन में कहीं भी सेल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में सेल कर सकते हैं, रेट आपका सेम रहने वाला है। तो यूनिफ़ॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट होने की वजह से ने जो कॉमन नेशनल मार्केट है वो डेवलप हो पाया, ठीक है? तो ये इसका बेनिफिट ट्रेड एंड इंडस्ट्री को मिला। जो स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको भी बेनिफिट मिला इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब जैसे मैंने बात करी कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स और बाकी चीज़ें, तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गया, इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट है, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, रेट यूनिफाइड है, मतलब एक इंटीग्रेटेड टैक्स है आपका, एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट है। तो ऐसे में जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, मतलब स्मॉल ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको स्टैब्लिश करने में ईज़ी हो पाया। क्यों ईज़ी हो पाया? क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स कंप्लायंसेस सामने नहीं आई, बहुत टैक्स लॉज़ सामने नहीं आए कि उनको वो सब फॉलो करना है। और अब जीएसटी की भी अगर बात करें तो जीएसटी ने भी उनको बहुत अच्छा बेनिफिट दे दिया कंपोजिशन स्कीम का, कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की, जीएसटी में भी जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जीएसटी की भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे रिटर्न से छुट्टी पा सकते हैं अगर आप छोटे-मोटे बिजनेसमैन हैं। तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम ला दी, है ना? कि कंपोजिशन स्कीम के बहुत सारे फ़ायदे थे। उसमें ये भी कंडीशन थी कि भई हाँ, आपका बिज़नेस जो है 1.5 करोड़ के, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए, ठीक? अगर आपका 1.5 करोड़ के अंदर टर्नओवर है, तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ऐसे में आपको जो 28%, 12%, 8% जो इस तरह का टैक्स, 6% जो इस तरह का टैक्स रेट है ना, आपको वो फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स रेट पड़ेगा, 1%, 3% का, इस तरह से आप पे टैक्स लगा दिया जाएगा। तो आप बहुत सिंपल टैक्स रेज़िम के अंदर जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिशन स्कीम के तहत जो छोटे टैक्स पेयर्स थे, जो छोटे बिज़नेसमैन थे, उनको बहुत फ़ायदा मिल गया। उनको जीएसटी के भी बहुत सारे कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये एक कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा मिला स्मॉल ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर को। इसके अलावा ट्रेड और इंडस्ट्री को बेनिफिट मिला एक्सपोर्ट में। कैसे? अब क्या हुआ, ये जितने भी एक्सपोर्ट के, पहले कस्टम ड्यूटी चार्ज होती थी, कस्टम ड्यूटी आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब पे चार्ज होती थी, उनको सब पे करना पड़ता था। अब जीएसटी के आने से क्या हो गया कि एक्सपोर्ट ज़ीरो ड्यूटी सप्लाई में चला गया। ज़ीरो ड्यूटी सप्लाई में मतलब क्या हो गया कि उनको टैक्स नहीं देना है। तो ज़ीरो ड्यूटी सप्लाई में 2 ही चीज़ आती थी, एक एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज़ का आता था और एक सेज में अगर आप करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज़ सप्लाई करते हैं तो। तो ऐसे में आपको ज़ीरो रेट सप्लाई मानी जाएगी और उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब आपको पता है कि अब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरे को जीएसटी के टैक्स रेट नहीं लगने वाले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का तो फ़ायदा ही है, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएँगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी भी इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिल रहा है और बीइंग एन बिज़नेसमैन आपको भी फ़ायदा मिल रहा है कि आपके गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे तो ज़्यादा लेबर, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं न कहीं एक्सपोर्ट पे ज़ीरो टैक्सेशन लगा के, ज़ीरो ड्यूटी सप्लाई मान के उसको एकदम टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट करके एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया गया और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया गया तो बट ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिला है, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कस्टमर को क्या-क्या एडवांटेज मिले हैं जीएसटी की वजह से। तो अगर कस्टमर की बात करें तो बहुत सिंपल टैक्स सिस्टम है। सिंपल टैक्स सिस्टम में आपको पता है कि आपको सिर्फ़ जीएसटी पे करनी है। कोई हिडन चार्जेज़ नहीं, कोई ऐसा नहीं जैसे आप जाओ और आपको बोले कि ये टैक्स लगता है, वो टैक्स लगता है, वो टैक्स लगता है, वो टैक्स लगता है, तो आप सोचोगे अच्छा कितने टैक्स लगते हैं? बहुत सिंपल टैक्स है, हमको पता है कि सिर्फ़ जीएसटी लगता है। हमने जो भी गुड्स खरीदा उस पे जीएसटी हम पे कर रहे हैं। तो एक सिंपल टैक्स सिस्टम है जो आपकी भी समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा, सिंपल टैक्स सिस्टम और एक होने की वजह से कि एक ही जीएसटी है, एक ही टैक्स लॉ है और उसके कुछ ही स्पेसिफिक टैक्स रेट्स हैं, तो और कास्केडिंग इफ़ेक्ट भी खत्म हो चुका, तो बट ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस रिड्यूस हो गए, रिडक्शन इन प्राइस हो गए। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद रहे हैं, आपको कंपेयर टू प्रायर टाइम जब बहुत सारे टैक्स लॉ लगते थे, आप पे टैक्सेस आपको पे करने होते थे, तो इन केस आपकी प्राइसेस कम हो गई हैं, अब आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो
जो प्राइस आप पे करें गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स कम लगेगा तो प्राइस भी कम होगी, क्योंकि प्राइस में तो टैक्स इंक्लूडेड है और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बियर तो कंज्यूमर को ही करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी में ये जो कास्केडिंग इफेक्ट कम हो गया, सिंप्लीफाइड टैक्स हो गया, एक ही टैक्स लग रहा है, इसकी वजह से प्राइसेस जो थी वो कम हो गई, लोअर प्राइस हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसका बेनिफिट बट ऑब्वियस सी बात है कस्टमर को मिला। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रक्चर हो गया थ्रू आउट द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री एक ही प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। अब जैसे एक एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी आपने खरीदी और आपको बिल मिला, तो आपको पता है कि ये ज्वेलरी की प्राइस है, ये रेट से चला था, ये प्राइस है ज्वेलरी की और ये मैंने टैक्स दिया। क्लियरली उसमें मेंशन है कि ये टैक्स आप पे कर रहे हैं, ठीक है? ये जीएसटी आप पे कर रहे हैं। अब ये जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं, उसका इतना रेट होता है, तो आप पूरा टैक्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना? आपको पूरी पता है कि ये अगर ये गुड्स है, तो कहीं भी मैं परचेज़ करूँ, किसी भी स्टेट में हूँ, रेट मेरा यही लग रहा है। तो मुझसे जो चार्ज किया जा रहा है वो सही रेट चार्ज किया जा रहा है कि नहीं। आपसे कोई भी जैसे आपसे अगर 3% चार्ज करना है तो कोई भी आपसे 10% 11% चार्ज करके नहीं ले सकता है बिल। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं कह सकता कि ये भी लग रहा था, वो भी टैक्स लग रहा, वो भी नहीं। आपको भी पता है कि इस गुड्स पे यही जीएसटी रेट लगता है, तो आप बहुत क्लियरली उसको बिल में देख सकते हैं। तो यूनिफ़ॉर्म प्राइसिंग हो गई कि ये प्राइस है प्रोडक्ट की, उस पे इतना ही जीएसटी लगेगा, यही मुझे प्राइस पे करना है। तो आप उस चीज़ को क्लियरली समझ पा रहे हैं, ठीक है? दूसरा कस्टमर को एडवांटेज क्या मिल गया? एक एडवांटेज ये मिल गया कि जो भी एसेंशियल्स गुड्स हैं, जो डेली यूज़ के गुड्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर बेस्ड जो गुड्स हैं, उस पे ज़्यादातर ये चीज़ हुआ, उनको जीएसटी से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया, उन पे टैक्स ही नहीं लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि अच्छा ये नमक है, ये एसेंशियल गुड्स हैं, तो एसेंशियल गुड्स पे कोई जीएसटी नहीं, मैं कोई टैक्स टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक अच्छी चीज़ होगी कि इस एसेंशियल गुड्स पे जीएसटी का कुछ लगना ही नहीं है ना? तो ये भी कस्टमर को अब कुछ जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपके लिए प्राइस कम पड़ेगी, आपके लिए प्राइस कम पड़ेगी तो आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो ये भी हो गया कि एसेंशियल्स और डेली गुड्स पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होती है। पूरा टैक्सेशन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, जैसा मैंने कहा कि आप बिल वगैरह से इसको बहुत ईज़िली चेकआउट कर सकते हैं कि भई आपसे सही चार्ज किया जा रहा है कि नहीं चार्ज किया जा रहा है। इस गुड्स पे इतने ही चार्जेज़ लगने थे कि नहीं लगने थे, इतना यही रेट लगना था कि नहीं लगना था। इसके अलावा अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सिर्फ़ कस्टमर को एडवांटेज की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीएसटी जो ये ट्रांसपेरेंट है वो बहुत सही है। इसमें आप अकाउंटेबल कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो हर एक चीज़ मैच हो जाती है कि यहाँ से बिल गया तो उनके पास गया तो उन्होंने कितना किया। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होने की वजह से ऑनलाइन मैचिंग होती है। ह्यूमन एरर की जो चांसेस थी वो भी नहीं हो सकती है ना? करप्शन की जो चांसेस थी वो भी नहीं हो रही है। तो पूरा सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है और आप इस चीज़ पे अकाउंटेबल हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही हुई है। तो ये फ़ायदे भी कस्टमर को मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एडवांटेज देख रहे हैं और जो भी पॉइंट्स हाइलाइटेड है, वो आपके हेडिंग बन जाते हैं। जैसे बेनिफिट टू कस्टमर में आप सिंपल टैक्स सिस्टम लिखिए, लोअर प्राइस लिखिए, यूनिफॉर्म प्राइसेज़ लिखिए, नो जीएसटी ऑन एसेंशियल गुड्स लिखिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम लिखिए। ये सब क्या हो गया, इसके एडवांटेज हो गया बेनिफिट टू कस्टमर का। अब इसके अंदर आप डिटेल लिख सकते हैं। तो ये जो कलर्ड है और ये हाइलाइटेड है, इसका मतलब यही चीज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल टैक्स रिज़ाइम है, फीवर एग्ज़ेम्पशंस के साथ। कुछ एग्ज़ेम्पशंस आपको हैं। आपको पता है कि 5 रेट है, 0%, 5%, है ना? आपका 12%, 28%, जो भी टैक्स रेट आपके सामने हैं, आपको पता है कि यही टैक्स स्लैब है, इसमें इतने ही एग्ज़म्पशंस हैं, मेरा गुड्स इन्हीं में से किसी कैटेगरी में फ़ॉल करेगा। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत सिंप्लीफाइड है। बहुत जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेज़ आप पे एप्लीकेबल थी, गुड्स एंड सर्विसेज़ पे एप्लीकेबल थी, वो रिड्यूस कर दी गई हैं। तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपका पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। वन नेशन वन टैक्स की कहानी चल रही है कि हाँ भाई, वन टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है और बहुत तरह के टैक्सेस नहीं लग रहे, सिर्फ जीएसटी हम पे इम्पोज हो रही है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत तरह के टैक्सेस को सब्स्यूम्ड कर दिया अपने अंदर। अब बहुत तरह के टैक्सेस को सब्स्यूम्ड करने के बाद जब भी हम कह रहे हैं, इसका मतलब जैसे सीवीडी थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एसएडी होती थी, है ना? या फिर स्टेट का आपका लगता था परचेज ड्यूटी, परचेज टैक्सेस, एंट्री टैक्सेस, ऑक्ट्राई, है ना, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, लग्जरी टैक्सेस, इस तरह के तमाम टैक्सेस लगते थे आपके ऊपर, जो कि सब मर्ज कर दिया गया जीएसटी के अंदर। तो सिर्फ जीएसटी लग रही। तो अभी भी कुछ और टैक्सेस हैं, जैसे एक्साइज वगैरह है। तो कई टैक्सेस अभी भी हैं एग्जिस्टेंस में, लेकिन मैक्सिमम टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है। क्लियर है? तो उससे क्या हो गया, उससे ये जो टैक्स स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
फॉर्म में था कि अलग-अलग टैक्स लॉज़, अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, कंप्लायंस प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स थे, वो सब में ईज़ी मिल गई है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या हो गया? तो हार्मोनाइज़ेशन हो गया किसमें? लॉ में, प्रोसेस में, रेट ऑफ टैक्सेस में। पूरी कंट्री में आपको पता है कि एक ही लॉ चल रहा है, एक ही प्रोसीजर होगा। आपको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये मैटर नहीं करता आप किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्रोसीजर सेम रहने वाला है, ठीक है? आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, ये नहीं मैटर करता किस स्टेट में सेल कर रहे हैं। आपको पता है कि इसी रेट से सेल होगा, मतलब इस पे इसी रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको अलग-अलग स्टेट के हिसाब से अलग-अलग वैट लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वैट की बात करें तो अलग-अलग वैट लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जीएसटी ही एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो उसका लॉ भी एक है। तो हार्मोनाइज़ेशन हो गया ये। आपको पता है कि सब जगह क्या है, एक इंटीग्रेटेड चीज़ आपके सामने आ गई। तो ये क्या हो गया, पूरा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिम्प्लिफाइड हो गया। पूरी कंट्री में आपको पता है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है? आईटीसी का बहुत सीमलेस फ्लो है। मतलब सीमलेस फ्लो का मतलब क्या हो गया कि हर एक लेवल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, वो उसको प्रॉपर्ली क्लेम कर पा रहा है। क्लेम कर रहा है तो जब वो क्लेम कर ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस उतना प्राइस में इंक्लूड नहीं होगा। जब प्राइस में इंक्लूड नहीं होगा, हमको क्लेम करके रिकवर हो गया, हम उतना दिए ही नहीं, तो फिर हम उतना ही तो प्राइस में चार्ज करके रिकवर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कम चार्ज करेंगे। तो जब कम चार्ज करेंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ये सब क्या हो गया, ये सब फ़ायदे हो गए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो जो है आप बहुत ईज़िली, बहुत आराम से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम कहते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सर्टेन हो गया, सर्टेनिटी रही, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज़ का जो क्लासिफ़िकेशन है वो बहुत कॉमन है। जैसे पता है एक एचएसएन और सैक कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड हो गया, हार्मोनाइज़्ड सिस्टम न्यूमरोलॉजी हो गया। मतलब ये क्या हो गया कि बेसिकली गुड्स के लिए एचएसएन होता है, सर्विसेज़ के लिए सैक कोड होता है। तो एचएसएन कोड, सैक कोड है, ये गुड्स है, तो इसके लिए ये एचएसएन कोड है, ठीक है? तो ये गुड्स इस कैटेगरी में आता है। ये सर्विसेज़ है, इसका सैक कोड ये है, तो ये इस तरह की सर्विसेज़ इस कोड के अंदर आती हैं। तो क्लासिफ़िकेशन गुड्स एंड सर्विसेज़ का कॉमन हो गया एचएसएन और सैक कोड के थ्रू, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म फॉर्मेट ऑफ रिटर्न हो गया, रिटर्न के फॉर्मेट हैं, वही आपको सबको भरने हैं। टैक्स बेस सबका पता है कि क्या होने वाला है, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन हो गया। जो टैक्स अथॉरिटीज़ को काम करना था वो भी सर्टेन है कि क्या है, कितना है, कैसे लग रहा है। और ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से क्या है, टैक्स कॉस्ट भी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ईजी टैक्स कंप्लायंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं। ईजी टैक्स कंप्लायंस हो पाया क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे आईटी यूज़ ज़्यादा है। आईटी यूज़ ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि जीएसटी में आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन करनी होती है, जिसका जीएसटीएन पोर्टल कहते हैं, जीएसटी नेटवर्क है ना, तो जीएसटीएन पोर्टल है आपका, तो उसी पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ह्यूमन इंटरफेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि टैक्स अथॉरिटीज़ और ह्यूमन के बीच में कौन आ गया, जीएसटीएन पोर्टल। तो ह्यूमन को जीएसटीएन पोर्टल पे काम करना है, टैक्स अथॉरिटीज़ जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू काम कर रही हैं, तो उनका आपस में नहीं, तो करप्शन भी नहीं और गलती की चांसेस भी नहीं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से तो जो होता है ना ब्राइब वगैरह, वो सब भी नहीं। तो ये है कि टैक्स कंप्लायंस ईज़ी हो सके क्योंकि सबके सब आईटी से यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, तो सब चीज़ें बहुत ईज़िली हो ज गई। ऑटोमेटेड प्रोसेस रहा क्योंकि सारा चीज़ ऑनलाइन चल रहा है, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जा रही हैं। आपकी फ़ाइल 10 दिन, 15 दिन तक पड़ी नहीं है कि अच्छा यहाँ पे भी पैसा देंगे तो आगे बढ़ेगी, वहाँ पे देंगे तो आगे बढ़ेगी, नहीं, सब ऑटोमेटिक प्रोसेस। आपने एक बार अप्लाई कर दिया, हर एक चीज़ अपने आप होती चली जाएगी। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा। आप बस जो भी चीज़ें दी गई हैं, आप उसके हिसाब से अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, अपने आप चीज़ें होती जाएँगी। रिटर्न्स भी इसी तरीके से हो रहा है, टैक्स का पेमेंट भी हो रहा है, ऑडिट, रिफंड, क्रेडिट वेरिफिकेशन सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं है, ठीक है? तो टैक्स कंप्लायंस कैसा है? ईज़ी है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ हो जा रही है, आपको बस अप्लाई करना है। अप्लाई किया, सब चीज़ें अपने आप हो गई। मैचिंग, मतलब मैचिंग भी वहाँ पे है कि कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, हर एक चीज़ आईटीसी का क्लेम कितना आ रहा है, सब कुछ म वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो ये सब बहुत ईज़ी हो गया है। इसके अलावा कंप्लायंस बर्डन बहुत मतलब लेस कंप्लायंस बर्डन हो गया बेसिकली। कैसे? क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने, है ना? इसकी वजह से आपको हर अलग-अलग टैक्स में अलग-अलग कंप्लायंस प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग रेट से अलग रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग तरीके से रिफंड क्लेम करने की ज़रूरत है, वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एक ही जीएसटी है, इसी के अंदर हमको सब कुछ करना है। तो कंप्लायंस बर्डन जो था वो बहुत कम हो गया है। आपको फाइल करना है रिटर्न तो जीएसटी में करना है, ये मेरा रिटर्न का है, ये मुझे फाइल करना है, तो हर एक चीज़ बहुत ईज़ी हो गई।
चूँकि कंप्लायंस बर्डन ईज़ी है तो ऑब्वियसली कंप्लायंस कॉस्ट भी लेस है, क्योंकि आपको मल्टीपल टैक्स नहीं लग रहे तो मल्टीपल रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है ना? मल्टीपल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तो कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो गई, लेसर हो गई। तो ये सब क्या हो गया, ईज़ी टैक्स कंप्लायंस। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप इस हेडिंग्स के अंदर इन सब हेडिंग्स को या इस तरह से एडवांटेज नहीं लिखना चाहें, तो जितने भी एडवांटेज दिए हैं और जो हाइलाइटेड है उनको हेडिंग बना के आप कर सकते हैं। तो इस तरह से 2021 एडवांटेजेस आपके सामने आ जाएँगे। तो अगर आप इस तरह से भी करना चाहें तो आप ऐसे भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, बट इट्स गुड कि आप अलग-अलग शो करें कि किसको कहाँ से एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है? तो आप वैसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी सकते हो, और ये बहुत ऑथेंटिक है। आप ये समझिए कि ये आप अच्छे से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, तो आप ऑथेंटिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो एडवांटेज की हो गई कि इस तरह बहुत तरह के एडवांटेज जीएसटी की वजह से हो रहे हैं। हर एक चीज़ ईज़ी हो गई है, इंटीग्रेटेड मार्केट मिल चुका है, सब कुछ हो गया है। पर क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं? सो येस, हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो जीएसटी के डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या-क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला हो गया मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशन, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। पहले मतलब ये तो है कि भई रेट सेम रहने वाला है, किसी भी स्टेट में करिए आप, टैक्स रेट आपको सेम देना है, आप कहीं भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा उस स्टेट के अंदर, ये एक प्रॉब्लमैटिक है। तो अगर कोई भी बिज़नेस फर्म या कोई भी फर्म है, कोई भी बिज़नेसेस हैं, अगर वो अलग-अलग स्टेट में अपने बिज़नेस को रन करा रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं, तो उनको हर स्टेट के अंदर अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशन इज़ द प्रॉब्लम, है ना? जब रेट सेम है तो फिर अलग-अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो एक ये प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ता है। दूसरा, प्रोफेशनल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, चूँकि ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना? ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं, सब आईटी से रिलेटेड है, और इतना सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको मंथली चीज़ें बिल वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक हो रहा है, आईटी से हो रहा है, तो आपको बिल वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए होगी, मतलब ऐसे लोग चाहिए हो जो जीएसटी में एक्सपर्ट हों। एक नया लॉ आया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके लिए प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप उतनी जल्दी इस चीज़ों को स्विच नहीं कर पाएँगे। आप जो जैसे आप बिज़नेस बहुत टाइम से कर रहे हैं, अभी तक आप बहुत तरह के टैक्सेस में थे, उसके बारे में आपको बहुत टाइम से दे रहे थे, तो बहुत चीज़ों का आइडिया था। फिर जीएसटी के आने से सडन आपको स्विच करना है, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। अब आप उसको बैठ के पढ़ तो सकते नहीं हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है जीएसटी के लिए आपको प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। जितने लॉज़ इसके हैं, जिसके हिसाब से आपको कंप्लायंस करना है, उसके लिए आपको टाइमली करते रहने के लिए कोई ना कोई प्रोफेशनल चाहिए होता है। तो येस, प्रोफेशनल असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो गया, ये एक ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा। दूसरा, कंप्यूटराइज़्ड जीएसटी, सब कुछ ऑनलाइन है, हर चीज़ जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही होगी। रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल के थ्रू, रिफंड जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही होगा, आपका जो भी रिटर्न फाइल करना है जीएसटी पोर्टल के थ्रू होगा, मतलब हर एक चीज़ जीएसटी से ही हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई जिनको ऑनलाइन प्रोसेस का नॉलेज नहीं है। जैसे पहले सेल्स टैक्स वगैरह होता था तो उनका ऑफ़िस होता था, आप ऑफ़लाइन भी जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते थे अपना पेपर, अपना टैक्स जाके ऑफ़लाइन सबमिट कर सकते थे। तो किसी के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था। ऑनलाइन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आपको है तो आप पैसा ले जाके ऑफ़लाइन जाके जमा करके आइए अपना टैक्स। लेकिन अभी क्या हो गया, आपको हर चीज़ ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, आप कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर टेक नहीं है आप, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी, है ना? तो ये कंप्यूटराइज़्ड जीएसटी का होना भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, जो लग्ज़री आइटम है बहुत कॉस्टली हो गए जीएसटी की वजह से, क्योंकि सीधा-सीधा 28% का टैक्स चार्ज किया जाने लगा। जितने भी एप्लायंसेज़ आपके लग्ज़री हैं, है ना? जो महँगे फ़ोन हैं आपके, आईफ़ोन वगैरह भी हो गए, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी लग्ज़री आइटम में आते हैं, उन सब चीज़ों पे 28% की जीएसटी देना पड़ा, जो कि बहुत हेवी अमाउंट बन जाता है। तो ये भी एक जीएसटी का डिसएडवांटेज हुआ। कहने को सिंगल टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स, पर वन टैक्स जैसी तो बात नहीं, कोई एक ही रेट से सब जगह टैक्स देना है, ये बात तो नहीं है। इसमें भी टैक्स स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, अलग-अलग टैक्स रेट है। आपको ये याद रखना पड़ता है कि हमारा गुड्स किस टैक्स रेट की कैटेगरी में आता है। इसमें भी मिक्स सप्लाई आती है ना? तो इस तरह की सप्लाईज़ भी आती हैं, कंपोज़िट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, आप 2-3 गुड्स को एक साथ सेल कर रहे हैं, तो उस तरह उसमें कौन-सा रेट एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, जो एक और प्रॉब्लम की सिचुएशन है कि जो आपको पता होना चाहिए कि भई किस रेट स्लैब में आप आ रहे हो, ठीक है? दूसरा, कंपोज़िशन स्कीम लाया तो गया स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं बहुत सारी। जैसे कि अगर आप छोटे बिज़नेसमैन हैं, स्मॉल बिज़नेसमैन हैं, स्मॉल टैक्स पेयर हैं, आपने कंपोज़िशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, ऑप्ट कर लिया कंपोज़िशन स्कीम को, तो आप इंटरस्टेट ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, आप दूसरे स्टेट में अपना गुड्स सेल नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट नहीं कर सकते, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कंपोज़िशन स्कीम के अंदर लगा दी गई। हालाँकि ये भी
फ़ायदा है कि आपको अब 1% 3% के हिसाब से टैक्स देना है, लेकिन स्टिल रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हो गई हैं। अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो आपके सामने प्रॉब्लम भी है। तो ये सारे जीएसटी के डिसएडवांटेज है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।